नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2 फरवरी 2016 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यह सभी प्रश्न आपके पिछले पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं और आप सभी को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो देखेंगे, पूरे प्रश्न देखेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर होगा कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो कि पहली बार यूपी टेट देने की सोच रहे हैं। पहला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन, कोफका, कोहलर या फिर गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों के द्वारा। तो SR जो है थ्योरी है, यह वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। और आप सभी को बता दें कि और भी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहण किए गए फ्रायड के अनुसार कौन सा परिभाषा फ्रायड के द्वारा दिया गया है? यहाँ पर बताना है। ग्रहण किए गए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी क्रिया को करने में असफलता। या फिर विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो फ्रायड के अनुसार यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। यह जो विस्मरण का परिभाषा है विस्मृति का, यह दिया गया है फ्रायड के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है? नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। तो यहाँ पर जो है प्रश्न में पूछा गया है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, वह कहलाती है अंतराल मापनी। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता। तो यहाँ पर जो है ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, किसमें? ध्यान आकर्षित होने में। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यवहारवादी कौन से व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या फिर हॉलजिंगर। तो यहाँ पर जो है विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। वाटसन ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या फिर प्रेरणा। तो जो प्रेरणा है वह जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? इदम में, अहम में, परा अहम में या फिर परिस्थितियों में। तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण होता है वह परा अहम में होता है। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि। तो आगमन विधि जो है इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर भी विकल्प सही हो जाएगा। और आप सभी को बता दें कि जल्दी आपको संस्कृत, मैथ और इंग्लिश के वीडियो देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक से संबंधित वीडियो यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क और फ्री में।
तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप लोगों की इच्छा करें तो आप लोग पेड कोर्स कहीं से भी खरीद के पढ़ सकते हैं, मगर आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सभी टॉपिक और सभी आपको जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर दिए जाएंगे यूपी टेट के। तो आप लोगों की इच्छा, जहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगे, जहाँ आप लोगों की रुचि हो, समझ में आए, आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज या फिर ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। तो इसमें जो है अगर सही क्रम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अंडाणु होता है, उसके बाद शुक्राणु, युग्मनज बनता है, उसके बाद से ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पर हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ये अभी सभी प्रश्न जो है आपके 2016 के यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा यहाँ पर पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम। तो एक माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण जो होता है वह अवस्था हमारा कहलाता है डाउन सिंड्रोम, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्रेस्मर, युंग, शेल्डन या फिर स्प्रेंजर। तो यह जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है युंग के द्वारा। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अवधान के आंतरिक तथा अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध या फिर पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है वह युंग के द्वारा किया गया था। उस प्रश्न का तो विकल्प से सी के साथ जाएगा। बात करें इस प्रश्न के 13वें नंबर, तो इसका जो है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक, यह युंग के द्वारा दिया गया है। और अगर बात करें आप सभी से, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और मूल प्रवृत्तियाँ जो है यह किसके द्वारा दी गई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव, स्किनर, वाटसन या फिर थॉर्नडाइक। तो अधिगम में प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगर बात करें कि स्किनर ने, पावलोव ने, इन्होंने जो है किस पे प्रयोग किया था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? कोहलर, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये लोग किस पे प्रयोग किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था। तो जितना भी केवल दिया गया है बाल मनोविज्ञान में, यह केवल नहीं होगा। बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करता है। यहाँ पर डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। संप्रत्यय के निर्माण के प्रथम सोपान है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण। तो संप्रत्यय के निर्माण का प्रथम सोपान जो होता है वह होता है प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने में किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सदस्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने का जो है तत्परता का नियम के नियम से
पर आधारित है। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न का आंसर लगाना है। कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, यानी वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वह वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन, बैंडुरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है वह बैंडुरा के द्वारा दिया गया था। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड, होल्टजमैन, मर्रे या फिर बैलक। तो टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसकी अगर बात करें आंसर की, तो यहाँ पर ये जो दिया था मर्रे के द्वारा दिया गया था, मॉर्गन एंड मर्रे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तार्किक विधि, इसका जो है प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो जहाँ भी बालक से संबंधित यहाँ पर दिया जाएगा सकारात्मक प्रश्न में, उसी को आंसर लगाना है बालक के पक्ष में। तो क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा या मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे रिक्त स्थान में भी उच्च होंगे। ऑप्शन है सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर। तो हमने आपसे पहले ही पूछा था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, और देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने वनमानुषों पर प्रयोग किया था, जिसमें एक बंदर का नाम था सुल्तान। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंतर्दृष्टि यानी सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था गेस्टाल्टवादियों के द्वारा, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था, या फिर कोहलर भी आपको उसमें दे सकता है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर। तो जो शिशु का अधिकांश व्यवहार है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन। तो सीखना, लर्निंग, या फिर उसे हम अधिगम भी कहते हैं। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। तो एक परिस्थिति अर्जित ज्ञान को जो है दूसरी परिस्थिति में उपयोग किया जाता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था में जो है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। यहाँ पर
सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखा चित्र। तो सांख्यिकी के अंतर्गत स्तंभाकृति, रेखा चित्र, इसको जो है कहा जाता है स्तंभाकृति, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। और चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरह के बिल्कुल प्रश्नों की सीरीज और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।